हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग इस उदाहरण 1 को समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 1, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमको आर रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध ज्ञात करना है। ओके, किसका ज्ञात करना है? नए तार का प्रतिरोध। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर इस टॉपिक में फिर समझते हैं, उसके पश्चात इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार का पिघलाकर अर्थात प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है? वह है 8 ओम। ओम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, इस वजह से यहाँ पर ओम दिया गया है। तो तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो। मान लीजिए ये पहले वाला क्या है? एक तार है, तो ऐसा तार बना दे जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो। ओके, तो इसको क्या कहता है? इसका क्षेत्रफल अर्थात इसका क्षेत्रफल को बढ़ाते तो इसको क्या होता है? इसका क्षेत्रफल में दुगना होता है तथा इसके मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक दो तार है, पहले वाला तार है। तो प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो। ओके, तो इसको पिघला कर बनाते हैं, इसका जो पहले वाला क्षेत्रफल तो इसका क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा तथा इसका जो लंबाई है में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? ओके, तो इसको हमको याद करना है कि इससे जो पिघले हुए जो नए तार का जो प्रतिरोध है वह कितना होगा। जैसे कि हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये क्या है? पहले तार का क्या है? यह लंबाई है और इसका क्षेत्रफल है। तो इसको क्या करता है? पिघला कर एक ऐसा तार बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो जाता है, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पहले से दुगना हो जाता है, जिसके कारण इसका जो लंबाई में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले क्या था? एल था, इसके लंबाई में कमी होता है, इसकी वजह से क्या होगा? इसका लंबाई आधा हो गया। जैसे कि इस प्रकार से हम इमेज में भी समझ सकते हैं। तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो हमको इसको ज्ञात करना है कि इस जो नए तार है इसका जो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वह कितना होगा, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हल दिया गया है आर इक्वल 8 ओम। ओके, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, जब तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है तो धातु का आयतन V निर्धारित होने के कारण उसकी लंबाई आधी रह जाती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यदि इसको पिघला कर क्या करते हैं? इसका जो क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तो इसकी लंबाई आधी रह जाता है तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना हो जाता है, अर्थात ये 2 क्या है? एक इसको प्रदर्शित करता है, यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है, जिसके कारण इसके क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध इक्वल प्रतिरोधकता गुणा तार की लंबाई डिवाइडेड बाय तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने फार्मूला समझा था, तो चलिए एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, आर इक्वल क्या होता है? रो एल डिवाइडेड बाय कैपिटल ई। ओके, तो यहाँ पर जो पी जैसे दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ओके, तो आर इक्वल रो एल डिवाइडेड बाय ए, इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर 9 में पढ़ा है। ओके, तो आर इक्वल रो एल डिवाइडेड बाय ए, तो एल किसको प्रदर्शित करता है? एल तार की लंबाई को प्रदर्शित करता है तथा ई क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल को दर्शाता है तथा जो रो है वह प्रतिरोधकता है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, प्रतिरोध गुणा प्रतिरोध इक्वल प्रतिरोधकता गुणा तार की लंबाई डिवाइडेड बाय तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ओके, तो आर इक्वल रो एल डिवाइडेड बाय ए किसके लिए है? पहले तार के लिए। तो आर नए के लिए हमको जो नया तार बना है उसके लिए क्या होगा? आर नया इक्वल रो आधी लंबाई डिवाइडेड बाय दुगुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे कि देख सकते हैं, इसको पिघलाते हैं तो इसके लंबाई में कमी हो जाता है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से दुगुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इक्वल, तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं
तो रो एल डिवाइडेड बाय 2 इसका लंबाई है, डिवाइडेड बाय 2 ए इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर नया डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो चलिए हमको क्या है, आर नया अर्थात जो नए तार का प्रतिरोध हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आर नया डिवाइडेड बाय आर इक्वल रो, इसके मान को रखते हैं तो रो एल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ए इसका मान है, डिवाइडेड बाय रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, ये पहले वाले प्रतिरोध का जो मान है। ओके, इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे आया, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आर न्यू लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में। ओके, नया है तो आर न्यू, न्यू की मतलब क्या होता है, नया। तो आर इक्वल, तो इसमें हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो रो एल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। ओके, इसके पश्चात इसके डिवाइड में क्या है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो बटे में है वो गुणा में चले जाएगा और गुणा में है वो बटे में। तो अर्थात यहाँ पर जो रो एक साथ है वो क्या आपस में कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एल डिवाइडेड बाय ए है वो क्या करेगा, वो ऊपर चले जाएगा तो होगा एल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 2 इसमें क्या होगा, गुणा होगा तो होगा 4a गुणा, यहाँ पर ए क्या है, बटे में ऊपर जाएगा तो होगा क्या होगा, गुणा। आई मीन ए क्या है, बटे में है, ऊपर जाएगा तो होगा गुणा में, तो ए डिवाइडेड बाय एल होगा। तो एल एल आपस में कैंसिल, ए आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 4 लिखा गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अतः आर नया इक्वल क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आर कैसे आएगा, तो इसको क्या है, बटे में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, गुणा में चले जाएगा। तो आर नया इक्वल आर डिवाइडेड बाय 4। तो हमको जो पहले तार का जो प्रतिरोध है उसको हमको मालूम है वो कितना है, 8 ओम। तो इसका वैल्यू को रखते हैं तो 8 ओम डिवाइडेड बाय 4। तो इसको क्या करते हैं, अब भाग करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 अर्थात 2 ओम। ओके, तो अतः नए तार का अर्थात तार का नया प्रतिरोध 2 ओम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से इसका जो मान है उसको ज्ञात की। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन से क्या तात्पर्य होता है, अर्थात प्रतिरोध किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं, इसी को ही हम लोग जानेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है जिसमें बहुत सारे विद्युत घटक उपस्थित होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी परिपथ है उसमें क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बहुत सारे क्या उपकरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत घटक उपस्थित होते हैं, जैसे प्रतिरोधक हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, सेल हो गया, संयोजी तार आदि। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है तब प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। ओके, तो मान लीजिए कोई भी परिपथ है, चलिए इसको परिपथ बनाकर हम इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध लगा देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, मध्य में बल्ब लगा देते हैं। ओके, आपको मैं उदाहरण देकर इस प्रकार से समझा रहा हूँ, आई मीन समझा रहा हूँ। ओके, इस प्रकार से परिपथ नहीं बनता होगा तो आप लोग याद रखिएगा कि जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर यह ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों का इस्तेमाल किया जाता है तब प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर और यहाँ पर जो क्या सर्किट उपस्थित हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसको एक के साथ क्या हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा था। इस प्रकार से क्या है, हम लोग एक से अधिक प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं, जिसके लिए हम लोग अलग अलग श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अर्थात इस प्रकार से क्या है, प्रतिरोधों को आपस में संयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।